के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दमदार 10 आप देख रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई कुछ और बड़ी खबरें आपको दे दूं। 88 नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें से 33 नेताओं ने अपनी बात रखी और इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि मोदी फिनिश्ड हो चुके हैं, उनका समय खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी का शासन आखिरी दौर में है, उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेसियों में जोश भरते हुए कहा कि मोदी सरकार बैकफुट पर है, ऐसे में हमें उनके खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को एकता का पाठ भी पढ़ाया और कहा कि एकता हमारी पार्टी की ताकत है। टीएमसी को देखिए कैसे बिखर गई है। उन्होंने अपने ही सहयोगी का उदाहरण ऐसे दे दिया कि अपने इंडिया अलायंस पर उन्होंने कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन खैर, हम पहले कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। मोदी फिनिश्ड, कितने सालों से एक ही बात करें, मोदी फिनिश्ड। हाँ, ये अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने, अपने नेताओं में जोश भरने का एक तरीका है, जो वो राहुल गांधी ने कहा है मोदी फिनिश हो गए या उनके उत्तराधिकारी की तलाश चल रही है। काम आपका नहीं है। पता नहीं है आजकल विपक्ष के नेताओं को क्या हो गया कि वो बीजेपी की राजनीति ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। कल ही हम लोगों ने देखा अखिलेश यादव इनकी टीम बना रहे थे कि कितनी सीटें किस अलायंस को बीजेपी देगी। भाई आप अपना देखिए, अपने सहयोगी को कितनी सीटें देंगे उसका ध्यान। राहुल गांधी को ये ओवर कॉन्फिडेंस बोलूं या ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस ही बोलूं, ठीक है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा है? अभी का जो घटनाक्रम है पूरा, ये निश्चित रूप से सरकार बैकफुट पर है। ये मानने में किसी को, बीजेपी के किसी नेता को भी दिक्कत नहीं हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, छात्रों का आंदोलन हो, इन सब को लेकर के और जो बैकलैश है सोशल मीडिया में, उन सब को लेकर के बीजेपी को भी लग रहा है कि वो बैकफुट पर है। तो ये अच्छी बात है कि अपोजिशन इस बात के लिए और धकेलने की कोशिश करे। आप पीछे हट रहे हैं तो आपको और धकेलने की कोशिश करे, लेकिन उसमें इस तरह की बातें करना, वो फिर नॉन सीरियस बना देता है आपके सारी चीजों को। और दूसरी ये बात है, ये यहां तक आपने कह दिया, आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिससे लगे कि आप बीजेपी को और बैकफुट पर ले जा रहे हैं। तो वो स्ट्रेटजी नहीं दिख रही है, उस स्ट्रेटजी पर अमल नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि सोशल मीडिया में कांग्रेस ने बहुत तीर मार लिया। देखिए, दूसरे फोर्सेज जो हैं, जो नॉन कांग्रेस फोर्सेज हैं, नॉन बीजेपी फोर्सेज हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। कांग्रेस को इसका कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो ये कि राहुल गांधी अति उत्साह में आ गए, अति आत्मविश्वास में आ गए, लेकिन उनके पास इस स्थिति का लाभ उठाने की सलाहियत नहीं मौजूद है। ये स्थिति अभी दिख रही है। वो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। एक आध यहां चले गए छात्रों की गूंज या वहां चले गए, इसके अलावा कोई कार्यक्रम आप नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास वो सलाहियत नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी की इस स्थिति का या जेनजी की नाराजगी का आप लाभ उठा सकें। और उसके बाद आप ब्लंडर ये करते हैं जब आप तृणमूल कांग्रेस के जब तुलना करते हैं कि बिखरने की बात की, हम नहीं बिखरे। अरे भाई, आप ही से बिखर के तृणमूल कांग्रेस बनी है, आप ही से टूट करके तृणमूल कांग्रेस बनी है। अब तृणमूल कांग्रेस टूटी तो इसके मजे ले रहे हैं आप। भाई, आप ही से टूट करके एनसीपी बनी, आप ही से टूट करके जगनमोहन रेड्डी की पार्टी बनी, आपसे टूट करके सारी पार्टियां बनी, और आप ही का बिखराव है, और आप उनके बिखराव के मजे ले रहे हैं बैठ करके। और फिर आपको तृणमूल कांग्रेस का सहयोग भी चाहिए, समर्थन भी चाहिए। तो ये सब चीजें जो इतना एडहॉक तरीके से बात करते हैं सारा। मैं दो नेताओं की एक्सेप्टेबिलिटी की बात करती हूँ सज्जन जी। एक तरफ नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी और एक तरफ राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी। अगर वाकई में वो ये कह रहे हैं कि मोदी फिनिश हो गए हैं, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी इस वक्त देश में क्या है? नहीं, अभी की नहीं। देखिए, कोई भी सरकार, कितने भी लोकप्रिय नेता हो, जब लंबे समय पे तक रहते हैं तो एक जो नई पीढ़ी आती है, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। कई बार क्या है कि लोगों ने कहा कि जब हम इस सरकार से थोड़ा बहुत देखते भी ये विकल्प कौन है, जैसे ही राहुल गांधी का चेहरा दिखता है तो लगता है उससे तो यही भले हैं। तो वो है ना कि भगवान शिव का वरदान लेके प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री मोदी, कि एक तो आप अपने कामों के कारण रहेंगे और कभी चुनौती हो गई तो राहुल गांधी जैसा हम आपको प्रतिद्वंदी दे रहे हैं कि जिसको देख के सवाल यहाँ पे यह है कि जिससे वो कह रहे हैं कि मोदी फिनिश्ड हो गए हैं। अगर एक सेकंड के लिए मान भी लीजिए कि समाज में दुराग्रह है, मान भी लीजिए तर्क के लिए, तो वो फिनिश्ड किस संदर्भ में आप कह रहे हैं कि छात्रों का आंदोलन हुआ, नई पीढ़ी का, उसमें कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई की क्या भूमिका थी? आपके सरकार के खिलाफ, कांग्रेस झामुमो के खिलाफ झारखंड में हुई, वहां पे भी आपकी या एनएसयूआई की, यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका थी उसको रिजॉल्व करवाने में? चिट्ठी लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, बिल्कुल नदारत है। तो यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि सरकार को अगर चुनौती है, अगर है भी, तो वो आपके कारण कहीं से है और उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरी बात वही है कि कॉन्फिडेंस ये होता है कि हां, सरकार थोड़ी बैकफुट पे है, नैरेटिव वॉर में घिरी हुई है। ओवर कॉन्फिडेंस ये होता है कि उसके कारण मोदी चले गए और हम आ जाएंगे। ये तो ये कॉज और इफेक्ट जो है, इसमें बड़ा ही मिसरीडिंग है। और ये जो नॉन सीरियस पॉलिटिक्स है, वो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस की है। पॉलिटिक्स 24/7 वोकेशन है।
ये पार्ट टाइम नहीं हो सकता है कि आप 20 दिन 22 दिन एक महीने के लिए अचानक जब देश में आपको मोबिलाइज करने का मोमेंटम बनाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा का सब चल रहा है और जैसे ही वो होता है उसके बाद उसको आपको सस्टेन करना होता है, अचानक आप गायब हो जाते हैं, फिर आप आते हैं और फिर आप चाहते हैं कि पूरा का तंत्र जीरो से स्टार्ट करे, फिर मोमेंटम बने और कहीं आपको लगता है मोमेंटम बन रहा है, फिर आप गायब होते हैं। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस जो है वो कम है। और दूसरी बात, किसी और के कारण अगर सरकार कहीं गिर भी रही है, उसका श्रेय खुद को नहीं लेना चाहिए। वो लेने लायक की स्थिति में भी नहीं है। अगर लेना होता तो आप ही ने उदाहरण दिया झारखंड का, वो वहां पर ले लेते इसका श्रेय, लेकिन स्थिति में ही नहीं लेकर आए अपनी पार्टी को। और रही बात बिखराव की, उनकी अपनी पार्टी की स्थिति कैसी है? पंजाब की मैं बात करूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वैसे तो कांग्रेस के 88 नेता मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा गायब था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के सबसे बड़े फोरम की बैठक से दूर रहे। वो CWC की बैठक में शामिल नहीं हुए। सफाई में कहा गया कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हुए। लेकिन सच्चाई ये है कि वो नाराज हैं। राजा वड़िंग को जब से पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, तब से ही वो पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। PhD कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वीडियो बना रहे होते हैं तब PhD नहीं कर रहे होते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मांग रहे होते हैं तब PhD नहीं कर रहे होते। खैर, मैं बिखराव की बात कर लेती हूँ। हम लोगों को क्या है, इस पर उनका स्वागत करना चाहिए। वो MA की पढ़ाई कर रहे हैं, आज पेपर है उनका, गुरुवार को पेपर है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम बुधवार को CWC की बैठक में नहीं आएंगे। आज उनको पेपर देना, और उन्होंने घोषित कर रखा है कि हम आजीवन छात्र रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। तो ये अच्छी बात है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन वो एक बहाना है नहीं आने का। CWC की मीटिंग से और इसके पहले भी कांग्रेस की कई मीटिंग्स का उन्होंने बहिष्कार किया है। जब 5 दिन भूपेश बघेल बैठे रह गए पंजाब में, उस समय चन्नी और उनके समर्थक दिल्ली आ गए थे। वो भूपेश बघेल की बैठकों में भी नहीं जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से घेर घार करके उनको भूपेश बघेल की बैठक में ले आया गया था। तो वो बार बार लगातार अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं कांग्रेस लीडरशिप से, और वो नाराजगी और ये बिखराव की जो हम लोग जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो इतना एपरेंट है पंजाब में कि चन्नी खेमा, रंधावा खेमा, बाजवा खेमा, वडिंग खेमा सब अलग राजनीति कर रहे हैं, सब अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं। हर खेमा अपनी अपनी तरह से लोगों को मोबिलाइज कर रहा है और गणेश परिक्रमा कर रहा है पार्टी लीडरशिप का कि कहीं हमारी जो है उसमें लॉटरी निकल जाए। तो ये चल रहा है वहां, और इस बिखराव का लाभ आम आदमी पार्टी को कंसोलिडेट करने में उसको मिल रहा है। इस पूरे, चूंकि कांग्रेस ही स्वाभाविक दावेदार थी कि अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो कांग्रेस को लाभ मिलेगा, और इस बिखराव की वजह से कांग्रेस उस एडवांटेज को गंवा रही है। और भूपेश बघेल को भेजा गया है कि आप जाकर के वहां सारे खेमों को मिलाइए, तो वो ज्यादा और वहां डिवाइसिव फोर्स बन गए हैं जाकर के वहां। एक और खबर आपको दे दें, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 2027 की जनगणना को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना पर सवाल उठाया, इस पर बीजेपी की ओर से जवाब भी आया। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर पलटवार किया। केशव मौर्य ने कहा कि जनगणना जितनी बारीक होगी, कांग्रेस के लिए वो उतनी ही खतरनाक होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि जनगणना 2027 में जाति के साथ साथ माता पिता के जन्मस्थान और धर्म की जानकारी के सवाल पर कांग्रेस का भड़कना दरअसल उनके आंतरिक चरित्र को उजागर करता है। उनके मुताबिक जनगणना में इतनी बारीक जानकारी ठीक नहीं है और इसके पीछे मोदी सरकार का कोई गहरा बुरा मकसद है। जाहिर है कि कांग्रेस को अगर कोई बात चुभती है तो इसका मतलब साफ है कि वह चीज देश के हित में है। डिजिटल युग में जनगणना हो या कोई गणना, वह जितनी बारीक होगी सामाजिक और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उतना ही बेहतर होगा। जाति के साथ जनगणना में अगर व्यक्ति के माता पिता के जन्म स्थान के साथ उनके धर्म की जानकारी भी अगर ले ली जाए तो इसमें कोई खोट नहीं है। पूरा पोस्ट आपके सामने है, सवाल जो है वो भी आपके सामने है। सज्जन जी, सवाल ये है कि जातिगत जनगणना की मांग तो हमेशा से रही है, लेकिन माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं, उनका धर्म, उनकी जाति क्या है, ये पूछने में आपत्ति क्या है? और अगर जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इसमें हिडन एजेंडा है कुछ कांग्रेस पार्टी का, नहीं, तो देखिए इसमें संदर्भ समझिए। 1881 से विधिवत जनगणना अंग्रेजों ने शुरू की, उसमें ये सब कुछ पूछा जाता था जो इस बार कहा जा रहा है, क्योंकि वहां माना जाता था आपकी जाति, आपका धर्म, ये सब कुछ पूछा जाए। 1951 में भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि आजाद भारत में हम लोगों की जाति नहीं पूछेंगे। SC ST के लिए अपवाद था, क्योंकि उनका आइडेंटिफिकेशन होना था, रिलीजियस आइडेंटिटी बची हुई थी कि माइनॉरिटी है करके। जाति को कहा गया कि अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे पॉलिसी में तो ये खत्म नहीं होगी। अब क्या है कि ये मुद्दा आने लगा है कि जाति का ये बात की, अब इसमें यह है कि जब आप जाति की बात करेंगे
तो आप देखिए वो जनगणना में देखेंगे जातियों के नाम, उपनाम अंग्रेजों के समय से बदलते आए हैं कि लोग अपने आप को आइडेंटिफाई एक चीज मैं इसमें पूछूं, क्योंकि हमने जाति के ऊपर एक डिस्कशन भी किया था और रिजर्वेशन के सेंटर को लेकर किया था। अब जब मान लीजिए, क्योंकि अब इंटरकास्ट मैरिजेस खूब हो रही हैं, बिल्कुल माँ की जाति ब्राह्मण, पिता की जाति हो सकता है दलित, ठीक है, बच्चा हो गया दलित। अब पिता की जाति अगर ब्राह्मण और माँ की जाति दलित, तो बच्चे की जाति क्या काउंट होगी? उसमें फिर रिजर्वेशन का और देखिए का सेंस क्या होगा? तो दो चीजें, मैं इसे थोड़ा सा डीप समझना चाह रही थी। देखिए दो चीजें हैं कि पहली बार इस जनगणना में क्या है कि आपकी क्या जाति है, ये कुछ वहां पे जातियों के नाम में से आपको नहीं चुनना है, ये आपको बताना है, आप ये बताएंगे, पहली बात ये। अब इसमें क्या हो रहा है कि आप, कोई ये नहीं कह सकता है कि जैसे बिहार में एक जाति सर्वे हुआ, उसमें आपने कुछ जाति को एक साथ क्लब कर दिया और कुछ जातियों के 8-10 नाम दे दिए, फिर कहा कि ये अलग अलग है, तो कंफ्यूजन हुआ। इस बार ये कहा गया कि आप अपनी जाति खुद बताइए। दूसरी बात ये है कि माता और पिता का ये चीज है। अब रोहित वेमुला के मामले में तो आपने मान लिया कि माँ की जाति से भी वो, चूंकि माँ दलित है, फादर तो ओबीसी थे रोहित वेमुला के, और वहां पे तो कांग्रेस पार्टी से लेके तमाम पार्टियां कहती है नहीं, मां के नाम से हो सकता है, मां की जाति से हो सकता है। तो जो रोहित वेमुला के लिए सही है वो बाकी देशवासियों के लिए क्यों नहीं सही हो सकता है? कि बच्चे को यह आजादी दीजिए कि वो तय करेगा कि वो अपनी जाति कहां से तय करे। तो इसमें क्या है, इस जनगणना में सबसे ज्यादा चुप क्यों रही है कि ये जाति के जो महंत हैं, मठाधीश हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, जातियों के नाम आप पहले से दीजिए ऑप्शंस और उसमें से कहिए चूज करने के लिए। सवाल है ये जनगणना कह रही कि नहीं, जो व्यक्ति है हम उससे उसकी जाति पूछेंगे, अपने आप को आइडेंटिफाई और जाति के साथ जब आप जाति के लिए जब स्वतंत्र हैं तो आप अपने माता पिता के धर्म की बात पूरे साउथ इंडिया में, और ये एक सच है जो सबको ही जानते हैं कि जितनी भी दलित जातियां हैं वो धर्म के हिसाब से उसमें 3/4 से ज्यादा जो है वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो अपना क्रिश्चियन आइडेंटिटी इसलिए छुपाते हैं क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही आपको एससी होने का बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि उनके घर में जाएं तो वो चर्च की और बाकी जो जीसस है, मैरी है, उनकी मिलेगी, लेकिन अपनी जाति हो तो इनको क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते ही इसलिए हैं। तो वैसी स्थिति में क्रिप्टो क्रिश्चियन के आप छुपे हुए क्रिश्चियन। मैं अगली खबर पे जाना चाहती हूं, लेकिन इसको थोड़ा सा, क्या कोई सरकार का हिडन एजेंडा भी है? देखिए इसमें ये दोनों बातें, आपने जो दूसरी बात पूछी वो आरक्षण का मामला बिल्कुल उससे मतलब मैं दूर तक थोड़ा अप्रोच लेकर जाना चाह रही थी। लेकर के अभी एक चर्निंग है, बहुत सारी बातें आ रही है। जैसे महाराष्ट्र सरकार एक कानून बना रही है जिसमें माँ के धर्म के आधार पर आइडेंटिफाई करने की बात हो रही है, तो उस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं। तो आरक्षण का मामला अलग है, ये जातियों के आंकड़े आएंगे तो इसका इंपैक्ट आरक्षण पर भी होगा, वो उसके बाद की बात है। अभी जो जयराम रमेश ने ये बात कही है कि आप पूछ रहे हैं, इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे इस देश के नागरिक, खासतौर से मुस्लिम हिंदू भी होंगे, जिनके माता पिता का जन्म पाकिस्तान में हुआ है, तो वो एक तरह की आइडेंटिटी बनेगी उससे। आज मान लीजिए किसी का, जैसे अगर मान लीजिए राहुल गांधी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको अपने पिता और तो ये इसमें वो आइडेंटिफिकेशन, माता पिता के जन्म का स्थान पूछने, उनका धर्म पूछने लिखा जाएगा सोनिया गांधी क्रिश्चियन थी, आज भले जो है शादी के बाद हुआ या जैसे भी हुआ तो वो क्रिश्चियन थी। तो ये बड़ी आबादी का आएगा, हालांकि उससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो सब हम लोग जानते हैं, मतुआ को लेकर के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात जो है, एससी एसटी के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है कि एससी एसटी चूंकि उनकी गणना होती रही है तो उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप चुन देंगे कि कौन सी जाति है एससी की, लेकिन ओबीसी और जनरल कास्ट के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है, उसमें आपको स्वयं लिखना है। उसका एक अलग कॉम्प्लिकेशंस होगा, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया था कांग्रेस की सरकार ने 2011 में, उसमें 46 लाख जातियां आ गई थी, मतलब 46 लाख जातियां। सोचिए अभी 3700 जातियां हैं टोटल। बिहार में जो सर्वे हुआ उसमें 327-347 कुछ जातियां आई, लेकिन जब छोड़ दिया जाए तो लोग जाति लिख देते हैं, उपजाति लिख देते हैं, यहां तक कि गोत्र लिख देते हैं, कई ऐसी चीजें लिख देते हैं, फिर उनकी संख्या 40 लाख हो गई थी। तो वैसा कॉम्प्लिकेशंस इस बार भी होंगे, क्योंकि ओबीसी और जनरल कास्ट के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है। तो ये जब आंकड़े आएंगे तो कितने रेलिवेंट रहते हैं, इनके आधार पर क्या पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, उस समय फिर देखना होगा। खबर उत्तर प्रदेश की आपको दे दी। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव एनडीए के सहयोगियों पर लगातार निशाना साध रहे हैं। खास तौर पर जयंत चौधरी और ओपी राजभर उनके कॉन्टिन्यूस निशाने पर हैं। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी की पार्टी की तुलना चवन्नी से की, जिसके बाद जयंत चौधरी की पार्टी भी अटैकिंग मोड में आई। दिल्ली में आज जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की बड़ी बैठक है। इसमें आरएलडी के सांसद और मंत्री भी शामिल होंगे।
अखिलेश यादव के बयान पर जयंत चौधरी ने रिएक्शन दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि जनता जनार्दन है, सबको बनाती है, ये कोई भ्रम में ना रहे कि वो किसी को बना रहा है। कुछ गठबंधन भी ऐसे किए हम लोगों ने, जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। बताओ, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। सोचिए कितने लोग छोड़ के गए हम लोगों को। शायद खत्म हो जाए। उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जो जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हों, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो 54 की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? ये आप उनसे पूछिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी के पार्टनर जयंत चौधरी पर निशाना ही नहीं साधा, ओम प्रकाश राजभर पर भी तंज किया। उन्हें पीले गमछे वाली पार्टी बताया और कहा कि हमने तो उन्हें बहुत सीटें दी थी, अब तो बीजेपी को उन्हें दोगुनी सीट देनी चाहिए। कहा कि बीजेपी ने उनके सभी रास्ते बंद कर दिए हैं, इसलिए वो हमारे बारे में सोशल मीडिया पर कुछ भी उलझुल लिखते रहते हैं। आरएलडी को इतनी सीटें मिले, हम तो दिए थे कितनी, उससे दुगनी मिलनी चाहिए। इसी तरह एक और हैं वो पीले गमछे वाले, उनको भी हमने बहुत सीटें दी थी, लगता है उनको उससे दुगनी मिलनी चाहिए। जितने भी दल हैं जो हमारे साथ रहे हो न रहे हो हमारे साथ, हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें सीटें भारतीय जनता पार्टी दे। राजभर जी कह रहे हैं रात में आप सीएम से मिलने जाते हैं। OP तो समझ लो क्या है। बहुत करते हैं सर आपको लेके। पी करते हैं बहुत, ट्वीट बहुत करते हैं सर, डेली करते हैं सर वो आपको लेके। देखिए वो नहीं करते हैं, उनके सब रास्ते बंद कर दिए हैं। देखिए बीजेपी जितनी होशियार है, कोई दल होशियार नहीं है, उनके हर रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। इतने ट्वीट करा दिए, इतने कुछ लिखवा दिया कि वो किसी दल में जाने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें देखना 3 सीट देगी, अगर 3 सीट से ज्यादा दे तो हम और आप लोग फिर मिलेंगे। अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी क्या है? राजभर की और जयंत चौधरी की बार्गेनिंग पावर बढ़ाना? देखिए, अभी तो अब 3 सीट का रहे थे, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो शायद 31 सीट का रहे थे। उन्होंने ट्वीट तो किया 31 सीट का कि उनको बीजेपी 31 सीट दे रही है, 39 सीट दे रही है आरएलडी। नहीं, आरएलडी को तो 73 सीट दे रही है। अब ये देखिए 54 जिस पार्टी को बता रहे हैं उसको कह रहे हैं कि कांग्रेस 73 सीटें दे रही है, और इनकी पार्टी को जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसको शायद 39 सीट लिखी थी इन्होंने अखिलेश यादव। निषाद पार्टी को 31 सीट और अनुप्रिया आरएलडी को 73, हाँ 39 सीट दे रहे थे। अब करेंगे 3 सीट देगी, तो भाई तय कर लीजिए पहले। आप जो ट्वीट में लिख रहे हैं 39 सीट वो ठीक है, ये 3 कह रहे हैं वो ठीक है। एक तो यह, और दूसरा कोई अपने किसी भी पार्टी को, छोटी या बड़ी पार्टी को, इस तरह से अपमानजनक तरीके से बात करना, खारिज करना, जिस पार्टी को या जिस समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जयंत चौधरी, आपने उस पर तंज किया है, आपने उसको अपमानित किया है। बिल्कुल। आप वो कोई जयंत चौधरी आपके यहाँ कटोरा लेकर के आए थे आपके दरवाजे पर कि आप अलायंस कर लीजिए, कहां से आ जाते हैं भाई? आपने भी खोजा होगा ना उनको अलायंस करने के लिए। अभी फिर आप क्या पता कल कांग्रेस के लिए भी कहें कि कहां से आ जाते हैं लोग अलायंस करने। तो गुलदस्ता बता रहे थे ना, पीला फूल है, लाल फूल है, हरा है। पीले गमछे वाले आपको कोई लाल टोपी वाला कहे तो आप नाराज हो जाएंगे इस बात पर। तो ये बहुत खराब है। हम अखिलेश यादव को एक विनम्र और समझदार नेता मानते हैं, लेकिन अभी जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अपनी बातों में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, अपनी बातों में इतना कंट्राडिक्शंस है, तो आप चुनाव के पहले ही लग रहा है कि आप डेस्परेट होकर के इस तरह। मैं यही पूछने वाली थी, अखिलेश यादव में कौन सा डेस्परेशन है? नहीं, देखिए कहां से आ जाते हैं, तो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। बिल्कुल। और आपके जो पिता थे चौधरी चरण सिंह के शिष्य रहे हैं, उनके अंदर में बने, उनकी चापलूसी कर करके कौन थे आजमगढ़ के जो 77 में मुख्यमंत्री बने थे, मैं नाम भूल रहा हूं, वो जो दूसरे यादव आजमगढ़ से बने। चरण सिंह ने जब यूपी का बनाया था 77 में, तो मुलायम सिंह के बारे में लोग कहते हैं कि कानाफूसी कर करके कान भर भर के उनको हटवाया था उस समय के। तो कहां से आ जाते हैं, तो उसमें एक लिगेसी है। दूसरी बात यह है कि 22 के चुनाव में हमने देखा कि जाटों में एक क्लियर था कि हम मुजफ्फरनगर दंगे में अखिलेश यादव की जो भूमिका थी कि आपने मुस्लिम पक्षों के साथ अपना वो पक्ष लिया था और जाटों को छोड़ा था, तो उन्होंने कहा कि ये टीवी पे आता है, कई लोगों ने बताया, तो हम इसका वो बंद कर, हम तो केवल इसलिए दे रहे हैं कि चौधरी है, 10-15 सीटें आ जाए, योगी के साथ मिल जाए। तो जाटों, आप जब आरएलडी को अटैक कर रहे हैं, तो जो अजीत जी ने कहा, आप उस जाति का अपमान कर रहे हैं, तो राजनीतिक और चुनावी तौर से भी मूर्खतापूर्ण बात है। और तीसरी बात यह है कि जब आप कह रहे हैं कि चवन्नी है और ये सब कुछ है,
तो पीडीए के नेता हैं, ठीक है भाई, 22 के चुनाव में तो ओपी राजभर ने आपको अपने क्षेत्र से, जो हमने कहा कि बनारस, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ वगैरह में तो जितवा के दिया था, राजभर समाज से आपको वोट भी मिला था। तो वैसी स्थिति में जब उसको चवन्नी कह रहे हैं, तो वो नेता ने 22 में आपको सिद्ध करके दिया था कि उसकी वो पकड़ है। ठीक है, 2024 में वो चुनाव हार गए, सब हो गए। चवन्नी कहना तो ये भी दिखाता है कि सामंती सोच है, ये सामंती पिछड़ावाद है इनका, समता मूलक पिछड़ावाद नहीं है। और ये जो यादव बनाम गैर यादव की जो तलखी है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है हमेशा जी, वो फिर उसकी जमीन ये बीजेपी के पाले में ही जा रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। इधर झारखंड में खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर सियासी टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की ठान ली है। केंद्र सरकार के इस विधेयक के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आंदोलन की तैयारी की है और इसकी रणनीति बनाने के लिए आज रांची में जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक है। बैठक में पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ ही जिले के प्रमुख पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाने को लेकर चर्चा भी होगी। साथ ही जेएमएम ने आर्थिक नाकेबंदी की रणनीति भी तैयार की है। जेएमएम का प्लान है कि अगर केंद्र ने कदम पीछे नहीं खींचे तो झारखंड से एक भी खनिज बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब इसके पीछे हेमंत सोरेन का तर्क क्या नजर आता है? तर्क है या राजनीति ज्यादा है? दोनों चीजें हैं, राजनीति भी है, तर्क भी है। उनको एक मौका मिल गया तो वो राजनीति करेंगे, क्योंकि ये जो सरकार ने जो पार्लियामेंट में इस बार के सेशन में एमएमआरडीए जो नया कानून आया है माइंस एंड मिनरल्स को के रेगुलेशन का, और उसमें ये प्रावधान है कि आपको उसका शेष का पैसा नहीं मिलेगा। मतलब राज्य सरकार का की आय कम हो सकती है, राजस्व कम हो सकता है। आय ही कम होने की बात है, असली चीज है। और ये झारखंड सरकार ने ऑलरेडी 1,37,000 करोड़ रुपए की दावेदारी भारत सरकार के ऊपर कर रखी है कि हमारा बकाया रॉयल्टी और शेष के रूप में, तो हमको वो दिया जाए। हेमंत सोरेन के सामने समस्या यह है कि अगर ये पैसे नहीं मिले या माइंस मिनरल से ज्यादा पैसे नहीं मिले, तो उन्होंने जितनी योजनाएं शुरू कर रखी हैं 25-25 रुपए महिलाओं को देने सहित, उसमें उनको मुश्किल आएगी। एक तो वो है, उसकी चिंता है वो, और इसमें एक तर्क भी है कि भाई हम जा करके वो कहें, अब उनकी जो योजना है, हमको जानकारी है कि वो पूरे झारखंड में घूम करके ये बताएंगे कि तुम्हारा है माइंस मिनरल्स और सरकार इस पर कब्जा करना चाह रही है, तुमको पैसे नहीं देना चाह रही है, संघवाद के खिलाफ ये सब चीजें करेंगे। लेकिन ये तरीका नहीं हो रहा है जो हो सकता है जो वो तरीका कर रहे हैं। अलग झारखंड बनाने के लिए जेएमएम जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ती थी कि 1000 घंटे का रेल चक्का जाम कर दिए, 1000 घंटे का झारखंड बंद कर दिया, अब आप सरकार में है, आपका विरोध संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। हम एक माइंस नहीं, एक खनिज नहीं जाने देंगे, ये टकराव का तरीका है। और इससे फिर सरकार को मौका मिलेगा कि आपके ऊपर प्यूनिटिव कार्रवाई हो जाए। तो ये टकराव को वहां तक ले जाना चाह रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल करके, आइडेंटिटी का कार्ड खेल करके ये उस लड़ाई को वहां तक ले जाना चाह रहे हैं। देखते हैं कि अब ये आर्थिक नाकेबंदी वाली लड़ाई जेएमएम कितना आगे तक लेकर जाती है और केंद्र फिर इसे कैसे काउंटर करती है। दमदार 10 में आज बस इतना ही। अजीत जी बहुत शुक्रिया, सज्जन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।